अभी जो भी हम देख पा रहे हैं अभी स्टे आया है, भले कुछ कुछ टिप्पणियां तो चिंताजनक हैं, पर स्टे आया है और मैं मानती हूं कि जो फैसला आएगा वो हमारे फेवर में आएगा। और अगर वो नहीं आता है, तो वील मेक इट श्योर कि संसद से हो, ये पारित हो और इसको क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यूनिवर्सिटीज़ में। हम ये इंश्योर करेंगे, वरना संविधान का पहला अमेंडमेंट भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही आया था। नंबर भी कम है ना। राजन केस आपको याद होगा, पहला अमेंडमेंट जब संविधान में आया 1951 में, मद्रास प्रेसिडेंसी ने कुछ सीटें, चंद सीटें यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC/ST समुदाय के लिए, जो वीकर सेक्शंस उनके लिए रिजर्व किया। इसके खिलाफ कोर्ट चली गई, कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया। तो हमने कहाँ से न्याय लिया? संविधान में अमेंडमेंट लाके उसको इंश्योर करा के आर्टिकल 15 में 4th प्रोविजन डलवा करके इंश्योर करा लिया ना, इंश्योर करा ले। कोर्ट से ऊपर संसद है, दुनिया जानती है। लेकिन सवाल है कि आपके पास नंबर नहीं ना, अपोजिशन में जो लोग हैं इनके पास नंबर कम है और भाजपा का एजेंडा, मानसिकता क्लियर है। करवाएंगे, सड़क से आंदोलन होगा। प्रियंका जी, UGC को कैसे देखते हो आप? क्योंकि तुषार मेहता जी अदालत में खामोश रहे, उन्होंने फील दे दिया, जो मन करे करो, मन करे बोलो, और अदालत से कह दिया बिना बोले कि भाई ठीक है, जो आपको आदेश देना, फैसला सुनाना है, आप सुना दीजिए। जो वकील वहाँ लड़ रहे थे ना UGC कानून के खिलाफ में, मैं उनके साथ एक डिबेट में थी, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। मैंने उनको उसी दिन बोला कि अगर तुषार मेहता चुप नहीं होते ना, अगर सरकार एक तरीके से चुप नहीं होती, आपको खुला फील्ड नहीं दिया होता, तो आपकी हिम्मत नहीं थी, हिमाकत नहीं थी, आपकी हैसियत भी नहीं थी कि आप ये फैसला लेके आ पाते। तो बेसिकली सबको पता है, अभी तो कल ही मैंने इंटरव्यू देखा, आज तक के वरिष्ठ पत्रकार थे, वो भी बता रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के कई बड़े नेता उन वकीलों को जो UGC के खिलाफ कोर्ट में गए, उनको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे कि खिलाफ में क्या क्या आर्ग्यूमेंट देना। तो भाजपा बेसिकली शुरू से जो रही है, जो संघ की विचारधारा रही है, शोषितों के खिलाफ होना, वो दिख गया कि वो शोषितों के खिलाफ ही हैं, बस कान घुमा के पकड़ा है। मोदी जी लगातार क्लेम कर रहे हैं ना, OBC समाज के नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस नए रेगुलेशन को लाया गया था। OBC समुदाय से, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि OBC पैदा नहीं हुए थे, बाद में उनकी जाति जुड़वाई गई थी 2002-2003 में शायद। तो शायद इसीलिए वो दर्द नहीं है जो वंचित तबका भी महसूस कर पा रहा है। जो छात्र सड़कों पर अभी हैं, वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, सेफ कैंपस की बात कर रहे हैं जहाँ जातिगत भेदभाव ना हो। खुद UGC का आंकड़ा है 118% जातिगत भेदभाव के केसेस बढ़े हैं। तो मोदी जी को वो दर्द नहीं फील होता है शायद। अगर फील होता तो ये कानून में तो कमजोरियां थी, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना था, रोहित एक्ट लागू किया जाना था। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको सिविल एक्ट की जगह क्रिमिनल बनाना था। क्रिमिनल एक्ट रहेगा तो जो सीधे आप जेल जाएंगे, जेल जाने का भय होगा, तो आप ये जो करना चाहते हैं आप जातिगत भेदभाव, वो नहीं कर पाएंगे आप। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो लोग इसके विरोध में उतरे थे, वो क्या मतलब जातिगत भेदभाव को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं क्या? मतलब इक्विटी अब उनको ऑपरेशन लगने लगा है। पर मैं मानती हूँ कि जो लोग कर रहे थे शायद उनको भी नहीं पता होगा कानून में है क्या, इसलिए होक्स बनाया गया। ये कानून सभी के लिए है, समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए है, जिन तबकों के साथ में जातिगत भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए। अरे इसमें तो सबकी बात की गई ना, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, किसी भी तरीके भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन में तो हर किसी को डाला गया। हाँ, जातिगत जब भेदभाव की बात आई तो जिनके साथ जातिगत आधार पर होता है उनका डाला गया। अब मान लीजिए जो अमेरिका में जब ब्लैक्स के लिए कानून बनाए गए तो व्हाइट्स ने ये तो नहीं कहा कि उस कानून में मुझे भी डाल दो। तो अब अगर मान लीजिए बलात्कार के कानून बनाए जा रहे थे तो ऐसा थोड़ी था कि पूरे मर्द समुदाय को ही बलात्कारी मान लिया गया था। वो जो कानून बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उनको रोकना है, तो कानून बनेंगे। अब कानूनों के खिलाफ में भी जो जहाँ 1% न्याय की गुंजाइश होती है उसके खिलाफ कौन लोग हो रहे हैं सड़कों पर, इनको पहचानने की जरूरत है। आप लगता है कि ब्राह्मणों के एंगल से नहीं सोच रही हैं, दिक्कतें हैं आप में। आप सोचिए ना, कुमार विश्वास के नजरिए से शर्मा जी कहते हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरे पास जो ताकतें थी उन ताकतों को अब धीरे धीरे करके ये मोदी सरकार छीन रही है। नहीं, ये प्रॉब्लम है। मैं आपके सवाल को मैं ज्योतिबा फुले के कोट से बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई में जो आपके साथ आए उनसे उनकी जाति मत पूछिए। तो मुझे लगता है कि जो प्रगतिशील तबका है वो हमारे साथ खड़ा है। हाँ, जातिवादी तो हर जगह होते हैं, तो जो कुमार विश्वास टाइप के लोग हैं वो तो घोर जातिवादी है ही। आरक्षण के विरोध में शुरू से वो व्यक्ति रहा है, शुरू से उसने विरोध किया है आरक्षण का। और अभी मतलब वो इस कानून के खिलाफ क्यों है मैं बताऊं? उनके भाई वाइस चांसलर रहे,
जब वो वाइस चांसलर थे, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो छात्राएं थी, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे कि किस तरीके से मिसबिहेव करते हैं, उनका मिसकंडक्ट रहता है स्टूडेंट्स के साथ में। तो अपने भाई, जो इनके भाई थे जिनके ऊपर ये लगा, बाद में तो भले क्लियर कर दिया गया, ऑब्वियसली मोदी सरकार की आप तारीफ करेंगे तो कई चीज़ों से आप बच जाते हैं, पर भाई, इनके भाई जैसे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, और अब खुद को अभागा बता रहे हैं। सवाल ये है कि जिनकी पत्नी आयोग की सदस्य रही हों, बेटी किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ के आई हो, पिता इनके प्रोफेसर रहे हो, खुद लेक्चरर रहे हो, भाई वीसी हो, ये अभागा होता है क्या? और दूसरी बात है कि हम तो अभागा, और जो अभाग है, जिसके पास भाग है, वो सब बिलीव भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो शोषित तबका है वो मेहनत में यकीन रखता है, पढ़ने में यकीन रखता है, इक्वालिटी लाने में यकीन रखता है, जैसे बाबा साहब यकीन रखते थे। हम ये अभाग की बात करेंगे भी नहीं, वो आप ही कीजिए, क्योंकि वो भी तो एक मिथ है ना, मिथ्या है वो। आप क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई भाग्य से ही आगे बढ़ता है, वो भाग्य से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ता है कोई। आप मेहनत से डरते हैं, आप कंपटीशन से डरते हैं, इसीलिए जो हमारे कैंपसेस में हमारे छात्र आते हैं उनको आप एनएफएस करते हैं। किनको एनएफएस किया जाता है, किनको बचाए जाने की जरूरत है? मुझे एक केस दिखा दीजिए कि इस तरीके से एनएफएस किसी को किया जाता हो। पीएचडी के वाइवा में मैं आपको एग्जाम्पल दे देंगे, जेएनयू यूनिवर्सिटी इतना डेमोक्रेटिक कैंपस माना जाता है, प्रोफेसर्स वहाँ पर हैं, बहुत डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बातें करते हैं, लेकिन जब वही वाइवा होता है तो पिछले साल की मैं घटना बता रही हूँ, विनीत यादव या विनय यादव नाम है, वो व्यक्ति आए थे पीएचडी में, वाइवा उनका हुआ, इंटरव्यू हुआ, आधे घंटे उनका इंटरव्यू चला, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है उनको इस इंटरव्यू में एब्सेंट लिख दिया गया, शायद 0 नहीं दे पा रहे होंगे इसलिए एब्सेंट लिख दिया। तो इस तरीके से होता है जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। आप जेएनयू से आती हैं, जेएनयू में हल्के फुल्के कुछ नारे लगाए जाते हैं, तो होता क्या है कि दिल्ली पुलिस सक्रिय होती है, तत्परता दिखाती है, काम करती है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ये कहा जाता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की छाती पर कोई मुकदमा नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं, और ना ही कोई पुलिस वाला सस्पेंड होता है कि भाई साहब ये पुलिस वालों की लापरवाही है, डीएम साहब की लापरवाही है। कैसे होंगे वो, गिरफ्तार क्यों होंगे? मेरा सवाल यह है कि अगर कानून व्यवस्था जो है, जो प्रशासन है, उसमें डाइवर्सिटी वहाँ भी होती तो गिरफ्तार होते, पर वहाँ डाइवर्सिटी है नहीं, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कल 100 एफआईआर हुई है उसी उत्तर प्रदेश में छात्रों के ऊपर। ये एफआईआर तब कहाँ गए जब जो आपने नारा बताइए, नारे लग रहे थे, तब भी तो एफआईआर होना चाहिए था, पर न्यायप्रिय लोग हर जगह मौजूद नहीं होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, देख पा रही हूँ जो मैं न्यायप्रिय हैं ज़्यादा, तो वो वही 100 लोगों को एफआईआर करके न्याय उन्होंने दिखा दिया है कि न्याय का मतलब क्या होता है। अंजलि शुक्ला को मारा जाता है एयू में, और लखनऊ में जो है घसीटा जाता है, इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है तुम जाओ यार इको गार्डन में आंदोलन करो। कहाँ तुम समाज का, देश का, यूपी का माहौल ख़राब कर रहे हो। यूनिवर्सिटी स्पेसेस में बच्चे आंदोलन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और मतलब किससे डर है? ये तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तो प्लकार्ड्स हाथ में लिए हुए हैं। मैं प्लकार्ड्स की तस्वीरें देख रही हूँ, साहू जी हैं, कांशीराम हैं, आप लोहिया जी की तस्वीरें देखेंगे, आप बाबा साहब की तस्वीरें देखेंगे, आप पुराने जो मंडल हीरोज़ हैं आप उनकी तस्वीरें देखेंगे, मतलब जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, पेरियार की तस्वीरें देखेंगे। मतलब ये इक्वालिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं, और जो इनके विरोध में थे आप उनके नारे आप खुद देख लीजिए। गधे और घोड़े का मिलन हो सकता है क्या? मतलब आज भी वही टिके हैं कि जो दलित तबका है, वंचित तबका है, वो जानवर है, आज भी उसी में टिके हैं। भाई बाबा साहब इंसान बनने का मौका दिए, संविधान दे दिए, अब तो इंसान खुद को मान लो। हम तो मानते हैं, आप क्यों खुद गधा घोड़ा में अटके हुए? बहुजन समाज के लोग क्यों चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अहीर का बच्चा जो है वो जा करके दूध बेचे, कुशवाहा समाज का कोई बच्चा है या बेटी है वो जा करके जो है कि धनिया रोपे, और कुर्मी समाज का बच्चा है जा करके वो खेती बाड़ी करे, और दलित समाज का बच्चा है जा करके वो मोची काम करे। कहाँ आप लोग आ गए हैं यहाँ पर? मुझे लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, तो शायद इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द है, और इसी चलते ही यही टिप्पणियों से बचाने के लिए जो कानून को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ना, और इसको क्रिमिनल एक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इस कानून को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि IITs पे, IIMs पे भी लागू हो। सबसे पहले अगर आप हितैषी हैं तो जो प्रोफेसर्स की वैकेंसी है उसको तो भरिए। DU का आज ही मैं अंदर देख रही थी, प्रोफेसर सुकुमार सर बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितनी वैकेंसीज है, कैसे OBC का मात्र 33% सीट भरा हुआ है, और पर वही आप UR में चले जाइए तो अच्छे 90% के अराउंड सीट्स भरे हुए हैं। तो ये जो सीट्स खाली हैं वो क्यों खाली हैं? आप इतने बैकलॉग्स हैं, उनको फिल कीजिए। आप डाइवर्सिटी लेके आए, वाइस चांसलर में कोई डाइवर्सिटी नहीं है, आपने उस कानून में वाइस चांसलर को डी फैक्टो हेड बना दिया है। वो कैसे डिसाइड करेगा, किसके पक्ष में डिसाइड करेगा? वहाँ डाइवर्सिटी
लेकर के आइए, हर पोस्ट को फिल करिए, देन वील बी अश्योर्ड कि हाँ हमारे लिए कोई न्याय चाहता है इस देश में। आपने सबसे पहले, प्रियंका जी एक मिनट, आपने सबसे पहले जिक्र किया कि वो आज तक के कोई जर्नलिस्ट थे, ऑफ कैमरा वे लोग बात कर रहे थे और उसमें कहा, हाँ ना ऑन कैमरा था, शो का नाम ऑफ कैमरा, हाँ तो उसमें देखा गया कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने कहा कि आप इन पॉइंट्स को उठाइए, हम बोलेंगे नहीं क्योंकि पार्टी लाइन से हम लोग बंधे हुए हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा क्लियर है, 19 मार्च को सुनवाई होगी, अगर अदालत कोई फैसला अपना सुनाता है तो फिर आगे बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए, बहुजन समाज का क्या मूड होगा, क्योंकि सब कुछ पता ही है अब क्या होगा आगे। अभी जो भी हम देख पा रहे हैं, अभी स्टे आया है, भले कुछ टिप्पणियां तो चिंताजनक हैं, पर स्टे आया है और मैं मानती हूं कि जो फैसला आएगा वो हमारे फेवर में आएगा। और अगर वो नहीं आता है, तो वील मेक इट श्योर कि संसद से हो, ये पारित हो और इसको क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यूनिवर्सिटीज़ में, हम ये इंश्योर करेंगे। वरना संविधान का पहला अमेंडमेंट भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही आया था। नंबर भी कम है ना। राजन केस आपको याद होगा, पहला अमेंडमेंट जब संविधान में आया 1951 में, मद्रास प्रेसिडेंसी ने कुछ सीटें, चंद सीटें यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC/ST समुदाय के लिए, जो वीकर सेक्शंस उनके लिए रिजर्व किया। इसके खिलाफ कोर्ट चली गई, कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया। तो हमने कहाँ से न्याय लिया? संविधान में अमेंडमेंट लाके उसको इंश्योर करा के आर्टिकल 15 में 4th प्रोविजन डलवा करके इंश्योर करा लिया ना, इंश्योर करा ले। कोर्ट से ऊपर संसद है, दुनिया जानती है। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास नंबर नहीं ना, अपोजिशन में जो लोग हैं इनके पास नंबर कम है और भाजपा का एजेंडा, मानसिकता क्लियर है। करवाएंगे, सड़क से आंदोलन होगा, सड़क से संसद तक आवाज गूंजेगी। अभी तो पहले जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, मजबूरन करना पड़ रहा है ना, वो हो रहा है, उसमें वर्ग है, जाति उपजाति नहीं है। और वो भी मैं देख रही हूँ कि ओबीसी को भी हटा दिया गया है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पीछे जरूर जाएंगे। भारती हैं और साफ तौर पर UGC पर अपना बयान दे रही थी। आप लोग क्या सोचते हैं, पूरी वीडियो लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन बानेंद्र, दिल्ली।